नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। गुजरात की कल की बड़ी जीत से उत्साहित होकर बीजेपी ने आज पूरे देश में सभी धर्मों के लिए एक जैसी नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आज राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति बनाने के उद्देश्य से प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर दिया। हालांकि विपक्षी दलों ने इसका तीखा विरोध किया। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, सीपीआई, सीपीएम जैसी पार्टियों का कहना था कि इससे देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा। सरकार ने हंगामे में दखल देते हुए बिल का समर्थन किया। वहीं विपक्ष मांग करता रहा कि इस बिल को वापस ले लिया जाए, लेकिन बीजेपी सांसद इसका समर्थन करते रहे। हंगामा होता रहा और बाद में बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए वोटिंग भी कराई गई, जिसमें बिल को इंट्रोड्यूस करने के पक्ष में 63 और विरोध में 23 वोट डाले गए। इसके बाद मीणा ने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार समान नागरिक संहिता के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया था, लेकिन कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं हो सका था। तो आज एक बड़ा कदम उठाया गया है समान नागरिक संहिता की दिशा में। हालांकि आपको बता दें कि कई जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं वो पारित नहीं हो पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हुए हैं इतिहास में, करीब 15 बिल ऐसे हैं जो पारित हुए हैं। और बाद में होता यही कि फिर बाद में सरकार भी उस प्राइवेट मेंबर बिल को अडॉप्ट कर लेती है और फिर अपनी तरफ से बिल को पेश कर देती है। तो इस मामले में देखना होगा कि बीजेपी क्या करती है, सरकार क्या करती है, क्योंकि उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो या गुजरात हो, इन तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यह वादा किया था कि इसके लिए समिति बनाई जाएगी। उत्तराखंड में तो इस समिति ने काम करना शुरू भी कर दिया है, उसको अब 6 महीने के लिए और एक्सटेंशन दिया गया है। गुजरात में भी बीजेपी ने यही वादा किया है और अब जो कल जीत हुई है गुजरात में बीजेपी की, उसके बाद आज ये बड़ा कदम उठाया गया। आइए देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है राज्यसभा में और क्या टिप्पणी की है जगदीप धनखड़, जो कि सभापति हैं राज्यसभा के, उनकी ओर से। ऑनरेबल मेंबर्स, result of the division on the motion for introduction of the bill, the Uniform Civil Code in India Bill 2020, ayes 63, noes 23, abstain nil. The motion is adopted. Shri Kirodi Lal Meena ji, please introduce the bill. Please introduce the bill. I introduce the bill. Let the lobbies be opened. तो इस तरह आज ये प्राइवेट मेंबर बिल समान नागरिक संहिता के गठन के लिए एक समिति बनाने के लिए समिति गठन का प्रस्ताव इस बिल में रखा गया और ये प्राइवेट मेंबर बिल बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा की ओर से रखा गया था राज्यसभा में। और अब इसको जो डिवीजन हुआ उसके बाद, मत विभाजन के बाद, इसको इंट्रोड्यूस करने का फैसला हो गया और आपने जैसे देखा कि अब ये बिल इंट्रोड्यूस भी कर दिया गया है। तो क्या परिणाम इसके होंगे और क्या मंशा है सरकार की, क्योंकि बीजेपी आज से नहीं, शुरू से ही अपने हर घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात करती आई है। वो संविधान सभा की भी बहस का हवाला देती आई है, जिसमें ये कहा गया था कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसको शामिल किया जाए। इसके साथ ही ये भी हमने देखा था कि बार बार इस सरकारें कहती रही कि लॉ कमीशन इस पर विचार करेगा और कई साल से तो लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे उनका पद भी खाली था, लेकिन अब नियुक्ति कर दी गई है और ऐसा लगता है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अब ये उठाने जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन गजाली, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ गए हैं। साथ ही गीता भट्ट जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले डॉक्टर गजाली, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपने देखा भी होगा कि आज जब ये इंट्रोडक्शन की बात हो रही थी राज्यसभा में, तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, टीएमसी, तमाम दलों ने विरोध किया। उन्होंने अपील की बीजेपी के सांसद से कि जो देश में माहौल अभी है वो ठीक नहीं है, लेकिन इसीलिए आप जो है इस बिल को वापस कर लें। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और उन्होंने अपना बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करा। सरकार ने भी दखल दिया इस मामले में। आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इसको लेकर के एक निर्णायक फैसला करने जा रही है? देखिए, बीजेपी ने पिछले 2 चुनाव से पहले भी आर्टिकल 370 की बात की थी। इसी तरह 2024 के लिए एक नया मुद्दा खड़ा करने की बात है।
जहां तक संविधान की बात है तो आर्टिकल 44 में ये कहा गया है कि समान नागरिक संहिता लागू करने की सरकार की जिम्मेदारी है, वो लागू करे। जी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हमारा देश विविधताओं भरा देश है, तो इस तरह का जो भी बिल है जो एक कानून से सबको हाँकने वाली बात होगी, तो ये विविधता पर कहीं ना कहीं हथियार है, एक हमला है। तो ये विविधताओं को तोड़ने की बात। जी। क्योंकि मैं फील्ड में जब रिपोर्टिंग करता हूँ मैंने देखा है कि अलग अलग समाजों में शादी और ब्याह के अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग उनकी रस्म रिवाज हैं, उनकी अपनी मान्यताएं हैं। जहां तक हिंदू समाज का सवाल है, वहां जो शादी है वो एक संस्कार है। मुस्लिम समाज में एक एग्रीमेंट है, संविदा है। तो इसी तरह आदिवासी समाज में देखें तो कई जगह मुकाबला होता है, कुश्ती होती है, कई जगह लव अफेयर्स होते हैं और क्या क्या नहीं होता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक लॉ स्टूडेंट के तौर पर अगर देखें तो कानून में ये कहा गया है कि लगता है डॉक्टर गजाली से हमारा संपर्क टूट गया है। बड़े अच्छे से समझा रहे थे डॉक्टर गजाली की आखिर क्यों विरोध किया जा रहा है। गीता भट्ट जी, आपने भी उनकी बात सुनी होगी। कहा है कि भारत विविधता भरा देश है, यहाँ पर अगर आप इस तरह से कोई भी कदम उठाते हैं तो हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उस पर इसका असर पड़ेगा। तो क्या जरूरत पड़ गई है बीजेपी को अभी ये कदम उठाने की? क्या ऐसा मान करके चला जा रहा है कि 2024 से पहले बीजेपी क्या लागू कर देगी समान नागरिक संहिता पूरे देश में? अखिलेश जी, समान नागरिक का जो विषय है ये बड़े लंबे समय से जो है एक है, और आप जानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इस विषय पर जो बातचीत हुई तब भी ये कहा गया कि अभी समाज इसके लिए तैयार नहीं है, और इसको लेकिन माना गया कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इतनी सशक्त होंगी कि वो इसको लागू करेंगी, और इसीलिए इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हमारे संविधान में रखा गया है जी। और अगर आप देखें तो ये एक ऐसा विषय है जो कि कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें, इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण यहाँ देना चाहूंगी। अगर आपको ध्यान हो तो लगभग 2 साल पहले एक बिशप मुलक्कल है, उनके ऊपर एक नन है, दो नन्स ने उनके ऊपर जो है इस बात का आरोप लगाया था कि उनके साथ जो है शारीरिक रूप से उन्होंने कुछ गलत काम किए हैं, और यह कोर्ट में भी गया। बड़ा लंबा इसके विषय में ये समाज में भी चर्चा में रहा बहुत ही। तो वो जो नन थी उनको जो है कोर्ट, क्योंकि वो कोर्ट गई इसको लेकर, तो उनको वहां जो उनका चर्च है उसने उनको अपने चर्च से निष्कासित कर दिया, और ये वेटिकन के आदेश पर किया गया। और क्योंकि वो वहां एक टीचर भी थी, पढ़ाती थी, मैथमेटिक्स पढ़ाती थी, उनकी जो तनख्वाह थी वो सारी जब्त कर ली गई, उन्हें नहीं दी गई, और यह कहकर निकाल दिया गया क्योंकि आपने बिना पूछे चर्च से गाड़ी चलानी सीखी और अपनी कविताओं की एक किताब जो है वो प्रकाशित करी। अब आप देखिए 21वीं शताब्दी में एक महिला को यह अधिकार उससे छीन लिया गया कि वो जिस भगवान की वो सारा जीवन पूजा करती रही, उससे उसका अधिकार छीन लिया गया। अगर वो उस समाज की नहीं होती, किसी और समाज की होती, तो क्या उसके साथ इस प्रकार का जो व्यवहार किया जा सकता था और कोई उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सका। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं। ये बड़ा ही संवेदनशील विषय है और इसमें बहुत ध्यान से इसको बनाने की आवश्यकता है। ये चुनौती सरकार के सामने भी रहेगी। नहीं, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है गीता जी। जी गीता जी, आपने ये महत्वपूर्ण बात कही है कि ये एक संवेदनशील विषय है और इस पर बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे बताया गया कि डॉक्टर गजाली का ऑडियो जो है अब हम तक पहुंच रहा है। डॉक्टर गजाली, जो बात गीता जी कह रही है यही बात तमाम लोग कहते भी आए हैं कि इस पर एक आम राय होनी चाहिए। कई सरकारें भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात कह चुकी है कि कानून जो विधि आयोग है वो इस पर विचार कर रहा है, वो एक आम राय बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि जो बात संविधान सभा में कही गई, नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल की गई,
आजादी के 75 वर्ष बाद भी उस पर एक आम राय क्यों नहीं बन पाई है? और अगर आम राय नहीं बन रही तो शायद इसीलिए एक मौका मिला है मौजूदा सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। जी अखिलेश जी, इसमें जो इशू है, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि 2-3 तरह की इश्यूज हैं। एक तो इशू ये है कि हमारे संविधान में ही, कानून में ही ये कहा गया कि भाई शादी ब्याह इस तरह होगा, विरासत की तकसीम इस तरह होगी, या फिर उनका जो भी कस्टम है उस कस्टम को माना जाएगा। मिसाल के तौर पर साउथ इंडिया में ब्राह्मणों के दरमियान भांजी से शादी को समाज में एक्सेप्टेबिलिटी है। आचार संहिता, समान नागरिक आचार संहिता, अगर ये बिल लाया जाता है, वो किस तरह से उसको रोकेगा? उन परंपराओं को कैसे रोकेगा? क्या सब लोगों परंपरा के नाम पर महिलाओं के साथ कब तक अन्याय होता रहेगा? ये भी तो सवाल उठता है डॉक्टर गजाली। परंपराओं की दुहाई कब तक दी जाएगी? हमारे जो संविधान बनाने वाले थे वो हमसे ज्यादा समझदार थे और वो जानते थे कि किस तरह से देश में एक समान नागरिक कानून होना चाहिए, इसीलिए ये बात भी तब कही गई थी और इसीलिए नीति निर्देशक इसको रखा गया था। तो हम परंपराओं की दुहाई कब तक देते रहेंगे? जी मैं उसी पर आ रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मुस्लिम लॉ में बेटियों को उनके पिता के संपत्ति में अधिकार है, लेकिन हिंदू कोर्ट बिल के अंदर वो अधिकार नहीं है, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है। इसी तरह अगर आप रियलिटी देखें तो कोर्ट में तलाक के बहुत सारे मामले, अगर परसेंटेज देखें तो बहुत ज्यादा मामले हैं तलाक के, उनमें मुस्लिम परसेंटेज बहुत कम है। तो असल में दिक्कत यह है कि ऐसी कोई चीज जो सबको एक तरीके से बांध सके किसी चीज में, वो इन विविधताओं वाले देश में विविधता के नाम पर गीता जी मैं आपको लाना चाहूंगा, विविधता का तर्क हमेशा दिया जाता है कि भारत विविधता वाला देश है, इसलिए यहाँ पर समान नागरिक संहिता नहीं लग सकती। लेकिन इसी के साथ साथ भारत सेकुलर देश भी तो है। दुनिया का कोई ऐसा सेकुलर देश है जो जहां पर कि अलग अलग कानून अलग अलग धर्मों के हिसाब से हो, या धर्म जो है वो कानून तय करता हो, या कानून जो है धर्म देख करके तय किए जाते हो? जी बिल्कुल, कानून जो कुछ विषय है जिनमें कानून धर्म देखकर, पंथ देखकर जो है तय किए जा रहे हैं। और इस पे मैं बताना चाहूंगी कि पहली बात कि एक ऐसा भी समय था जब हिंदू समाज में भी पुरुष जो है कितनी भी शादियां कर सकते थे, लेकिन उसको हिंदू कोड बिल लाने के बाद इस बात पर रोक लगी और धीरे धीरे समाज ने उसको स्वीकारा है। और यही जो भी समाज एक प्रगतिशील विचार रखता है और अपने अंदर झांक कर बदलाव को स्वीकारने की ताकत रखता है, उसी को प्रगतिशील समाज कहते हैं। और यह आवश्यक है कि भारत में जितने भी समुदाय हैं उन्हें ये समझने की आवश्यकता है। महिलाओं को हिंदू परिवारों में भी आज हिंदू कोड बिल में बहुत सारे जो है उन संशोधन किए गए हैं और 2005 के संशोधन के बाद लड़कियों को भी अपने माता पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार, आधा अधिकार है बराबर का लड़कों का, जो कि मुस्लिम समाज में नहीं है। तो ऐसे ये जो फर्क है उसमें कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं अलग अलग समाज की, उनके जो अधिकार है वो अलग अलग है। तो इसलिए ये इसे बड़े संवेदनशील तरीके से भी देखने की आवश्यकता है कि कोई भी जब इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को जब लाया जाएगा तो उसमें जो भी बातें लिखी जाएंगी उनमें यह सब बात विचार करी जाए ताकि जो भी असमानताएं हैं उन्हें दूर किया जाए और हर समाज से, हर समुदाय से जो अच्छी बातें हैं उसे उसमें रखा जाए। इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और तीसरी बात ये कि जो ये बात कही जा रही है कि जो तलाक है ये बहुत कम होते हैं मुस्लिम समुदाय के, उसके कारण दूसरे हैं। पहला कारण यह है कि वहां पुरुष को 4 शादियां करने का अधिकार है, और दूसरी बात यह है कि क्योंकि समाज में इतना वहां पे जिसे कहते हैं कि अवेकनिंग नहीं है, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में शिक्षा के अभाव के कारण उन्हें पता ही नहीं है महिलाओं को कि कहां जाकर अपने अधिकार मांगने हैं। तो ये सारी बातें जो है आपस में जुड़ी हुई हैं। तो शिक्षा के द्वारा महिलाओं का जो सशक्तिकरण है वो करना हर समुदाय में बहुत आवश्यक है, और शायद तभी आज आवश्यक है कि समाज में इस बात का डिस्कोर्स हो, बातचीत हो, इसमें इस विषय पर बातचीत हो कि इसको किस प्रकार से हम जो है एक आज 21वीं शताब्दी में भारत जहां विश्व में भारत की ओर सब देख रहे हैं, उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, वहां हम समाज की जो महिलाएं हैं उनको अलग अलग तरीके से ना देखें। पारसी समाज में भी ऐसी कई 4 चीजें हैं। जी
जी, लेकिन डॉक्टर गजाली ऐसा लगता है कि ये सामाजिक मुद्दे से ज्यादा बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि जो अभी राज्यसभा में चर्चा हो रही थी, मैं उसको बड़े ध्यान से सुन रहा था, उसमें जो पार्टी लाइन है उसके हिसाब से बटा हुआ है पूरा सदन। जो विपक्षी पार्टियां वो एक सुर में इसका विरोध कर रही हैं और बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल है वो इसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये सामाजिक के साथ साथ एक राजनीतिक मुद्दा भी है। यही तो हमारे लिए चिंता का विषय है कि हम जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों पे ध्यान न देके हम हर चीज में राजनीतिक फायदे को देखते हैं जी। मिसाल के तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में महिलाओं के 30% रिजर्वेशन का बिल कितनी मर्तबा आया, जिसमें कांग्रेस ने भी समर्थन दिया, लेकिन वो बिल आज तक पास नहीं हो सका। तो हम महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील नहीं है, बल्कि हम अपनी राजनीति के प्रति संवेदनशील हैं और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण के साथ जोड़ करके देखना चाहते हैं। आपको लगता है कि महिलाओं के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है? जी बिल्कुल। और अगर वाकईतन महिलाओं के हित की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी डिस्क्रिपेंसीज हैं जिनको आज समाज में दूर करने की जरूरत है। तो उनको दूर करने के बजाय आप देखिए खाप पंचायतें आज भी प्रिवेल करती हैं, उनके डिसीजन को आज भी कोई चैलेंज नहीं करता है। आप देखिए हमारे समाज के दरमियान राजस्थान और हरियाणा में अलग तरह से चीजें देखी जाती हैं, साउथ इंडिया में अलग तरीके से देखी जाती हैं, आदिवासी समाज में अलग तरीके से देखी जाती हैं। कोई उनको चैलेंज करता है? उनको कोई चैलेंज नहीं करता है। चैलेंज उस बात को किया जाता है जिससे राजनीतिक ध्रुवीकरण हो। तो राजनीतिक ध्रुवीकरण बुनियादी तौर पर इन तमाम चीजों का मसला है। इसके अलावा महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने का कोई भी विचार इसमें नहीं है। आगे आने वाले दिनों में जब इस पर बहस होगी तो और भी बहुत सारे पहलू हमारे सामने आएंगे जी। ऐसा तो मैं महसूस करता हूँ। जी गीता जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये एक राजनीतिक मुद्दा ज्यादा है समान नागरिक संहिता बजाय महिलाओं का सशक्तिकरण करने के, और इसमें ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जाता है? क्योंकि जिस तरह से चुनावी मुद्दा बनाया जाता है, बीजेपी हमेशा से इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल करती आई है। हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर गुजरात हो या हिमाचल प्रदेश हो, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी इन्हें शामिल किया। और उत्तराखंड में तो चुनाव जीतने के बाद समिति भी बना दी, और गुजरात में भी कहा गया कि अब सरकार फिर से बनी है, ये काम भी वो करेंगे। अखिलेश जी, जो भी राजनीतिक दल जो है वो जब सत्ता में आता है या उसको, क्योंकि वो भी राजनीतिक दल भी समाज का ही एक भाग है, और समाज में जो किसी प्रकार की अगर कुछ परेशानियां हैं तो उनके ऊपर वो राजनीतिक दल सत्ता में आने पर क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेगा, क्या प्रभाव डालेगा, यह बताना भी उसका कर्तव्य है, ताकि समाज लोग अगर उनके लिए उन मतदान करते समय उनके पक्षधर बनते हैं तो समझ सकेंगे कि ये जो विषय है समाज के, उनमें कुछ सुधार आएगा। तो ऐसा ध्यान में रखते हुए तो जो राजनीतिक दल अपने आप को सशक्त समझता है कि कर सकता है तो वो अपने जो है मैनिफेस्टो में उसको डालता है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान देने वाली है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज 21वीं शताब्दी में जितने जो देश है, जो विकसित देश है, कोई भी एक आप विकसित देश दिखा दीजिए जहां की यूनिफॉर्म सिविल कोड ना लगा हो। यहाँ तक कि कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां उन्होंने किसी न किसी रूप में वहां पे उसको कोडिफाई किया है, उसको लिखित में किया है। अगर मुस्लिम समाज को आज ये एक दिशा में ऐसे भी सोचा जा सकता है कि मुस्लिम समाज को अगर लगता है कि पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं हो सकता तो कम से कम अपने समुदाय के लिए तो कुछ सिविल कोड बनाए, वहां तो कहीं महिलाओं को सशक्तिकरण दें, या सिर्फ उसको गीता जी वो आपको उसके बारे में मालूम नहीं है। लाने में भी 21वीं शताब्दी में कोशिश हुई है। और देखिए हमारे यहाँ डॉक्टर गजाली कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। जी डॉक्टर गजाली। जी मैं ये कह रहा था, बात समाप्त कर रहे हैं, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगी। हाँ ठीक है गीता जी, अपनी बात पूरी कर। समाज की महिलाओं ने, मुस्लिम समाज की महिलाओं ने ही आवाज उठाई, उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और तब जाके जो है आपका जो ट्रिपल तलाक है उसके खिलाफ उसको हटाने का जो है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया, और बाद में सरकार ने उस पर अपनी मोहर लगाई ताकि उसको किसी प्रकार इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो समाज देखिए, बदलाव तो समाज में जब लोग जो
उसको मानने वाले हैं तो ही आएगा। लेकिन संक्षेप में जी सरकार जी का गीता भी- जी, अब समय समाप्त हो रहा है। डॉक्टर गजाली, संक्षेप में आप अगर जवाब देना चाहें। वो कह रहे हैं कि जी मैं ये मुस्लिम देखिए, समाज के अंदर इसको- से भी इसमें सुधार होना चाहिए, वो अपील गीता जी भट्ट कर बिल्कुल, रही है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि देखिए मुस्लिम समाज किससे बाज़ाब्ता काम कर रहा है। और जहां तक गीता जी ने 3 तलाक वाली बात उठाई कि सुप्रीम कोर्ट में वो लेडी आई थी, उन लेडी का तो तलाक का मैटर ही नहीं था जिस पर वो 3 तलाक की बहस शुरू हुई थी। जब हमने जाकर उनसे पूछा नहीं, तो उन्होंने कहा वो सारी कि पीड़िताएं हमारा थी, तो मैं 3 तलाक का 20% मैटर ही नहीं है, थी। बल्कि वो तो उसी के साथ रहना चाहती थी। उनकी पार्टी तो महिलाएं उसको कहीं ना कहीं ला करके, गीता जी सुन लीजिए, मैं सुन रहा था आपको, तो कहीं ना कहीं ला करके उसको ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया गया। आज ये हिंदू समाज में तलाक की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि उसे महिला को जला देना, मार देना। तो आवाज शायद आपकी चली गई है फिर से। डॉक्टर गजाली, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। हम बाद में फिर कोशिश करेंगे, कभी दोबारा बहस इस पर होगी तो आपको आमंत्रित करके आपकी पूरी बात सुनने की। फिलहाल आपका और गीता भट्ट जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमाचल प्रदेश में जीत के बाद आज शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है। इस बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी और आपको बताएं कि बैठक के लिए विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है। जो 4 नाम इस समय चर्चा में हैं वो हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री, वीरभद्र सिंह की पत्नी और हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और हर्षवर्धन चौहान। इन नेताओं के समर्थक बैठक स्थल पर अपने अपने नेताओं के पक्ष में जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने भूपेश बघेल के काफिले को रोक दिया। प्रतिभा सिंह का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान इस जीत में वीरभद्र सिंह के परिवार के योगदान की अनदेखी नहीं कर सकता। और मीटिंग से पहले प्रतिभा सिंह के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उनका यह कहना है कि मुख्यमंत्री प्रतिभा सिंह को ही होना चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं, हमारे जो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की अध्यक्ष है, उनकी उपस्थिति में पूरी कांग्रेस पार्टी जीती है और उनको इसका श्रेय मिलना चाहिए, क्योंकि 3 बारी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही। आज वो मुख्यमंत्री के हकदार है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम हॉली लॉज के साथ हैं और हमेशा लास्ट तक हॉली लॉज के साथ ही रहेंगे। हम प्रदेश का मुख्यमंत्री श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रदेश का हित के लिए श्री प्रतिभा सिंह ही एक ऐसे नेता हैं जो इस प्रदेश के लिए मिलजुल कर चला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी मंडी पार्लियामेंट्री चुनाव को जीता है। सुखविंदर जी भी रेस में हैं। सुखविंदर जी भी एक हमारे नेता हैं, लेकिन इस समय रानी साहिबा ही ज्यादा समर्थित नेता हैं, जिनके समर्थक यहाँ पे आप उनको ज्यादा जुर्वा है राजनीति का। और हमारे सहयोगी वेदांत अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। वेदांत, हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं 2 तस्वीरें हैं। एक तो जहां पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, वहीं दूसरी ओर प्रतिभा सिंह के पक्ष में उनके समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो मसला है मुख्यमंत्री पद का कांग्रेस के लिए आसानी से सुलझा लेंगे, या जिस तरह से एक कुर्सी के लिए 4 दावेदार हैं शायद थोड़ी दिक्कत पार्टी को हो? जी बिल्कुल, अभी हम कांग्रेस हेडक्वार्टर्स की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर विधायकों का आना शुरू हो गया है। साथ ही प्रतिभा सिंह जी के जो सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और लगातार वो ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ प्रतिभा सिंह जी ही को एक्सेप्ट करेंगे अपने मुख्यमंत्री के तौर पर। हालांकि ये कैविएट जरूर वो उस पर लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाईकमांड जो बोलेगा वही फैसला सर्वोपरि होगा। सर आप ही बताइए, आप प्रतिभा जी के लिए यहाँ पर सपोर्ट में मौजूद है, आप बताइए कि अगर हाईकमांड किसी और का नाम लेता है तो क्या आपको स्वीकार नहीं है? मैं इलेक्टेड प्रधान हूँ रोडू से और सेक्रेटरी हूँ डिस्ट्रिक्ट शिमला का, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी का। और जो ये मैंडेट मिला है ये ड्यू टू रानी प्रतिभा सिंह, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश राजा वीरभद्र सिंह जी की वजह से मिला है मैंडेट। और पहली महिला मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रानी प्रतिभा सिंह बन रही है, ये पक्की और स्टिक खबर है। जी अच्छा, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर प्रतिभा जी के सपोर्ट में आए, लेकिन अगर मान लीजिए किसी और का नाम सामने आता है मुख्यमंत्री के तौर पे, तो सबसे पहले तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पार्टी साथ रहे। जो विधायक है ना जी, वो जब अपनी मीटिंग खत्म करेंगे तो विधायक दल का नेता बनाएंगे, वही मुख्यमंत्री होगा। हम सहमत है। और जो है जिस फेस पे चुनाव लड़ा गया है
रानी साहिबा के नाम पे चुनाव लड़ा गया, वीरभद्र नाम के नाम पे चुनाव लड़ा गया है। तो हम चाहते हैं कि रानी साहिबा को ही सीएम मुख्यमंत्री जो चेहरा है वो बनाया जाए। कहीं ना कहीं वो यही बात दोहरा रहे हैं जो प्रतिभा सिंह जी ने भी हमसे सुबह कही थी कि ये चुनाव वीरभद्र सिंह जी की लेगेसी की वजह से जीता गया है। इस वजह से वो ये चाहते हैं कि प्रतिभा सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि बार बार वो ये बात भी कह रहे हैं कि जो हाईकमांड तय करेगा वही फाइनल होगा। अब याद रखिए कि जो कांग्रेस ऑब्जर्वर्स हैं वो शिमला में मौजूद हैं, वो राज्यपाल से भी मिले, उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाने का दावा पेश किया। तो कांग्रेस ऑब्जर्वर्स अब यहाँ पर लेजिस्लेचर मीट चेयर करेंगे और उसके बाद ही ये सामने आएगा कि आखिर कौन मुख्यमंत्री है। लेकिन यहाँ पर शो ऑफ स्ट्रेंथ तो देखिए ये नेचुरल था, ये एक्सपेक्टेड था कि कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह जी के सपोर्टर्स यहाँ पर शो ऑफ स्ट्रेंथ करें। साथ ही अब हम एक्सपेक्ट करें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके साथ के जो सपोर्टर्स हैं वो भी यहाँ पर आए। तो अभी ये तस्वीरें जो कांग्रेस हेडक्वार्टर्स की सामने आ रही हैं उसको अगर देखा जाए तो कांग्रेस ऑब्जर्वर्स के लिए कहीं ना कहीं ये मुश्किल रहेगा कि एक सीएम तय करें और जल्दी तय करें ताकि जो इन फाइटिंग है और जो कहीं ना कहीं लॉबिंग है वो और न बढ़े। गुजरात के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल अपनाते हुए बिजली पानी मुफ्त करने का वादा किया था, लेकिन वो केवल 5 सीटें ही जीत सकी। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के नतीजों के बाद केजरीवाल पर निशाना साधा था। अब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि वो गरीबों को सशक्त करते हैं, लेकिन सशक्त करने और रेवड़ी संस्कृति में अंतर है। बीजेपी ने गुजरात में ऐतिहासिक जीत हासिल की है और यहाँ पर एक नई बहस भी शुरू हुई है कि क्या गुजरात के लोगों ने जैसे कि रेवड़ी संस्कृति कहा जाता है उसे खारिज कर दिया। एक तरफ गरीब कल्याण की बात बीजेपी करती है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, उनकी ओर से कई मुफ्त सेवाएं देने की बात भी वादे भी जो है वो किए गए थे। अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं। भूपेंद्र जी, एक तरफ गरीब कल्याण का विषय है, एक तरफ जिसको कि रेवड़ी संस्कृति कहा जाता है बीजेपी की ओर से वो है। आपको लगता है कि जनता ने अपना फैसला सुना दिया है? हाँ, जनता ने निश्चित रूप से अपना फैसला सुनाया और मेरा ये मानना है कि रेवड़ी और एम्पावरमेंट के अंतर को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस बात में पूरी तरह विश्वास करती है कि लोगों का एम्पावरमेंट होना चाहिए। जैसे अगर सब गाँव तक बिजली नहीं है तो बिजली पहुंचना तो आवश्यकता है, तो हर गांव तक बिजली पहुंचाना ये एम्पावरमेंट है। लेकिन उसके बाद अगर आप पर्सनल कंजम्पशन करते हैं तो वो जो है वो उसकी कैपेसिटी आपको बढ़ानी चाहिए, उसके लिए रोज़गार बढ़ाना चाहिए, उसके लिए आपको ऐसा सपोर्ट करना चाहिए जिससे आपके रोज़गार बढ़े। तो एम्पावरमेंट होना चाहिए। केवल सरकारी पैसे को इसलिए लुटा देना कि आप किसी का पर्सनल गेन हो जाए और उससे वोट आ जाए, वो रेवड़ी बांटना है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार एम्पावरमेंट के विषयों को लेकर के आगे बढ़ती है। अब जैसे कोरोना का संकट आया तो लोगों को अगर हम स्वास्थ्य की सुरक्षा देंगे तो ये उनका एम्पावरमेंट है। एम्पावरमेंट और रेवड़ी बांटना दोनों में अंतर है और ये ऐसा विषय है। पब्लिक एम्पावरमेंट के लिए जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो पार्लियामेंट है। पब्लिक एम्पावरमेंट जब पार्लियामेंट के द्वारा चर्चा में आता है तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं को ज़्यादा अच्छे तरीके से चर्चा पे ले जाया जा सकता है। भूपेंद्र जी, एक जो बात आ रही है वो ये है कि जो फ़र्क है दोनों चीज़ों में, जिसको कि आप एम्पावरमेंट कहते हैं उसको वो भी कहते हैं कि ये भी आप रेवड़ी बांट रहे हैं कि एक तरह से अगर किसानों को पैसा दिया जा रहा है या फिर मुफ्त स्कूटी देने की बात की जा रही है, क्या ये सब चीज़ें भी गरीब कल्याण में आती हैं? और क्या इन पर एक बार चर्चा होकर के ये देश के सामने स्थिति स्पष्ट नहीं होनी चाहिए कि क्या गरीब कल्याण है और क्या एम्पावरमेंट और क्या रेवड़ी है? ये एम्पावरमेंट पे तो बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कृषि आय को दुगनी करते हैं तो आप किसी को किस लिए दे रहे हैं? जब एक लंबे समय तक इस देश का कृषि वर्ग जो है कर्जे के अंतर्गत जब था, उसको जब आपको बाहर निकालना है तो कोई उसको खाद बीज के लिए जब जिसको एक सपोर्ट, एडिशनल सपोर्ट जो कहते हैं, वो कृषि आय को दुगना करने के लिए व्यवस्थागत चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए होता है। निश्चित रूप से इस पर चर्चा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक रूप से चुनाव आयोग के उस विषय का समर्थन करती है कि हमें पब्लिक के बजट को लुटाना नहीं चाहिए। और ये जो एम्पावरमेंट का काम है जो पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में हुआ है, उस एम्पावरमेंट ने लोगों की दिशा और जिंदगी को बदला है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में कई विषयों को बदला है। आपको ध्यान में होगा कि आज दुनिया के बड़े बड़े आर्थिक समाचार पत्र भी ये मानते हैं कि भारत सरकार ने कोविड के समय में जो आत्मनिर्भर भारत योजना लेकर के आए हैं, उससे जो रोजगार सृजन के लिए जो एम्पावरमेंट हुआ, वो आज इस बात को दर्शाता है कि भारत अपनी विकास दर में
दुनिया के कई देशों में बहुत आगे है, इन्फ्लेशन को रोकने में सफल हुआ है। ये सरकार की योजना का सकारात्मक प्रभाव। एक अंतिम प्रश्न इसी विषय से जुड़ा हुआ कि जो वादे जैसे कि कांग्रेस ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया कि ओल्ड पेंशन सिस्टम की ओर हम वापस जाएंगे, पंजाब में उन्होंने कर दिया, छत्तीसगढ़ राजस्थान में कर दिया, अब हिमाचल में उनकी सरकार बन गई है, लेकिन जो खजाना है वो क्या इस बात की अनुमति देता है कि ओपीएस जैसे वादे जो उनको पूरा कर सके? क्योंकि जब 2004 में इसको लागू किया गया और ये आपके मंत्रालय से संबंधित भी है, तो ये बात कही गई थी कि इससे एक नया सिस्टम हम बना रहे हैं, रिफॉर्म हो रहा है पेंशन सेक्टर में, लेकिन अब ये जो वापस जा रहे हैं ओपीएस में, क्या इससे नुकसान नहीं होगा? देखिए, जो लोग चीज़ों को और व्यवस्थाओं को समझते हैं वो इस विषय को जानते हैं कि ये केवल जनता को केवल आम भरमाने वाले वादे हैं। कांग्रेस तो जो छत्तीसगढ़ में कह के आई थी कि कल ही कर्जे माफ़ कर देंगे, वो कहाँ गए? जो राजस्थान में कह के आए थे वो इनके वादे कहाँ गए? और 70 साल से वादे ही कर रहे हैं। वादे से ज़्यादा इरादे और संकल्प किसी भी सरकार को दिखाते हैं। गुजरात में जो 27 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन करने के बाद वापस आई है, वो इस बात को दर्शाता है कि किए गए वादों को पूरा किया गया। और मेरा ये मानना है कि पिछले बार भी जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में वापस आई है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजना के सफल क्रियान्वयन के कारण है। और आपने देखा होगा कि संसद कई बार चली नहीं, संसद में चर्चा नहीं हुई। संसद में चर्चा नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है कि जनता के उपयोगी जो विषय हैं उस पर चर्चा नहीं होती है। गरीब कल्याण एक ऐसा प्राथमिकता का विषय है जिसको संसद की चर्चा से जोड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी। तो गरीब कल्याण का एक ऐसा विषय जिस पर की चर्चा होनी चाहिए, और निश्चित तौर पर जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में ये बहस और ज़्यादा तेज होगी कि रेवड़ी क्या है और गरीब कल्याण क्या है। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। राजस्थान के जोधपुर में शादी का माहौल पल भर में मातम में बदल गया। दूल्हे के घर पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। कुछ ही देर में बारात निकलने वाली थी और घर में बारात जाने वालों की अच्छी खासी भीड़ थी। इस आग में झुलसकर अब तक 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मृत्यु हो गई। आग में कुल 52 लोग झुलसे, जिनमें से 11 लोग आईसीयू में हैं। 35 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह घटना शेरगढ़ थाने के क्षेत्र भूंगरा गांव की है। बारात रवाना होने से पहले ही घर में रखे सिलेंडर में धमाका हो गया। इसके बाद 2 अन्य सिलेंडर भी फट गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पीड़ितों से मिले और मृतकों के परिवारों को 7-7 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। साथ ही घायलों को इलाज के लिए 1-1 लाख रुपए की मदद भी दी जाएगी। कोई कमी नहीं है, डॉक्टर सब लगे रहे। मैंने कहा क्योंकि तो जयपुर टीम और भेज देंगे और थोड़ा बहुत असिस्ट कर देगी, सेव कर देगी। डॉक्टर भी पूरी तरह लगे हुए हैं कैसे बचा सके। तो ये स्थिति है। मैं परिवार वालों से मिला हूँ, वो भी संतुष्ट है सब तरीके से। मैं तो रात को 3 डेढ़ हो गई, दोपहर थोड़ी देर थी, तो अभी भी वो चिंताजनक स्थिति है। चिंताजनक स्थिति क्योंकि जो 95-80% जले हुए हैं, 70% है वो वेंटिलेटर पे है, पर कोशिश पड़ रही है। 50 से ज़्यादा यहाँ एडमिट है और इलाज, समुचित इलाज की व्यवस्था अच्छी चल रही। लेकिन ऐसे हादसों को रोका जाए, पुनरावृत्ति नहीं हुई। एक तो हमारी सरकार से मांग रहेगी प्रत्येक परिवार को 25 लाख से लेकर 50 लाख तक, और घायलों को अलग से मुआवजा और समुचित इलाज। अगर विदेश में इलाज की आवश्यकता पड़े तो विदेश में इनका इलाज भी करें। आज लोकसभा चल रही है तो मैं लोकसभा में इस मामले को उठाकर देश की सरकार का ध्यान भी इस हादसे की तरफ इंगित करूँगा। और इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है साकेत गोखले को लेकर। तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले को मोरबी जिला अदालत से जमानत मिल गई है। आपको बताएं कि कल भी उन्हें जमानत मिली थी, लेकिन जमानत मिलते ही उन्हें फिर से मोरबी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें मोरबी ले जाया गया था। तृणमूल कांग्रेस ने इसका तीखा विरोध किया था। आज 5 नेता तृणमूल कांग्रेस के मोरबी भी गए हैं इस मामले में विरोध करने के लिए, और अब मोरबी जिला अदालत की ओर से उन्हें जमानत मिल गई है।